First of all, thank you very much for giving us an opportunity here to express ourselves in front of this good audience. And I welcome my wholeheartedly for this seminar. Or we can say it is not a seminar, it is a one-to-one discussion. That will be the more appropriate word. So, sir ने कहा था कि first, who is the good PMC? That is very difficult answered and difficult question to answer very frankly. क्योंकि हम पीएमसी क्यों सिलेक्ट करना चाहते हैं, पीएमसी का क्या रोल है. बहुत से सोसाइटीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिफोर इवन थिंकिंग ऑफ द रीडेवलपमेंट और इवन बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट, फर्स्ट आपका मीन्स हर एक सोसाइटी कमेटी मेंबर का एक फ़र्ज़ है कि अगर बिल्डिंग अपनी 30 साल से पुरानी हो गई है तो उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अपने बिल्डिंग का जो कंडीशन है वो किस टाइप का कंडीशन है, वेदर इट इज़ वेरी अर्जेंट रिपेयर्स आर रिक्वायर्ड टू बी डन, रिपेयर्स करने के लिए कितना खर्चा आएगा और आगे हमें ये खर्चा हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब सवाल खड़े हो सकते हैं. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका स्ट्रक्चरल ऑडिट होना ज़रूरी है. और रीडेवलपमेंट जस्ट फैशन के लिए नहीं करने का है. रीडेवलपमेंट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर द रिपेयरिंग, बराबर. तो रीडेवलपमेंट बहुत इम्पोर्ट मिस करना मिस देर इज़ नो ऑप्शन बट वी हैव टू गो फॉर द रीडेवलपमेंट. इन दैट सिनेरियो ओनली वी हैव टू टेक द डिसीजन फॉर गोइंग फॉर द रीडेवलपमेंट. अदरवाइज बहुत सोसाइटीज़ में ये हो गया कि वो बाजू वाली बिल्डिंग जा रही है, ये जा रही है, तो हमें क्यों नहीं जाना चाहते. सो दैट शुड नॉट बी द मोटो फॉर गोइंग फॉर द रीडेवलपमेंट. देयर इज़ सम रीज़न for which you are going for the redevelopment. Second, redevelopment अगर करने का आपने डिसीजन कर लिया तो फर्स्ट यू हैव टू अपॉइंट अ प्रॉपर कंसल्टेंट. अभी सभी सोसाइटी को ऐसा लगता है कि हम लोग डायरेक्टली डेवलपर लोगों का ऑफ़र ले लेंगे, उनसे डायरेक्टली एग्रीमेंट करेंगे. फिर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे सोसाइटीज़ में बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, क्योंकि हर एक सोसाइटी में ऐसा लगता है कि वी आर एक्सपर्ट. बाजू के सोसाइटी में ने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं. डेवलपर का तो ऑफ़र लेने का है, वो उसने किधर किधर बिल्डिंग बनाई है वो थोड़ा सा देख लेते हैं और जो अच्छा ऑफ़र देगा उसको सिलेक्ट करके हम लोग अपना काम बढ़ाएंगे. दैट इज़ द जनरल ट्रेंड ऑफ द सोसाइटी. पीएमसी आके क्या करेगा, हम जो करने वाले हैं वही काम पीएमसी करेगा. वेरी फ्रैंकली बहुत सी सोसाइटीज़ आज तक जो गई है यही उद्देश्य गई है. और आगे चल के आप देखेंगे कि कितने प्रोजेक्ट्स अटके हुए सर, मोस्टली 10,000 प्रोजेक्ट. इवन दो इन द रेरा 10,000 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट आज अटके पड़े. मीन्स 10,000 बिल्डिंग्स के एग्जिस्टिंग मेंबर्स आज रास्ते पे है. सो दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू कि आज हम जो अपनी ज़िंदगी की पूंजी लगा के इस घर में रह रहे, अपनी फैमिली रह रही है और जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडेवलपमेंट हम किसी को अपॉइंट करके विदाउट उसका कुछ आगे का अपना सिक्योरिटाइजेशन नहीं सोच के हम लोग किसी को हैंड ओवर करते हैं और बहुत साल निकल जाते हैं. बहुत सी क्या बोलते हैं, बुज़ुर्ग लोग चले भी जाते हैं, उनका सपना अधूरा रह जाता है कि हम लोग अपने नए बिल्डिंग में वापस आ जाए. तो इसके लिए मेरी सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि आप खुद डॉक्टर या कंसल्टेंट मत बनिए. प्रॉपर जो है पीएमसी का भी मतलब क्या है वो भी बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है. पीएमसी मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट. ही इज़ अ कंसल्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट, नॉट फॉर द सोसाइटी, नॉट फॉर द डेवलपर. प्रोजेक्ट के लिए वो कंसल्टेशन देगा और उसमें ज़रूरी है कि एक ही में प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए. यूजुअली सिर्फ आर्किटेक्ट होके भी मतलब नहीं, सिर्फ इंजीनियर होके भी मतलब नहीं, या सिर्फ एडवोकेट भी आजकल बहुत ज़्यादा, मीन्स वेरी फ्रैंकली सॉरी टू से, आजकल एडवोकेट भी पीएमसी बनते हैं कि लोगों को लगता है डेवलपर का सिर्फ लीगल देखने का है फिर काम आगे होगा. लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी जहाँ पे वेरियस रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशंस रहता है, वो किस तरह का अप्रूवल लेता है, उसमें क्या क्या कंडीशंस है, फिर उसका चेकिंग कैसे होगा, रीचेकिंग कैसे होगा. सो PMC, good PMC should have first of all an architect.
आर्किटेक्ट इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही उस तरह से मिलते हैं उनके प्रोफेशनल लाइफ में कि बिल्डिंग इंडस्ट्री पूरी की पूरी उनको समझ में आती है, उस रूल्स रेगुलेशंस क्या रहते हैं, एस्थेटिक्स क्या रहता है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, टेंडरिंग कैसे किया जाएगा, बिल्डर्स का ऑथेंटिसिटी कैसा चेक किया जाएगा, एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन अ ट्रेनिंग टू द आर्किटेक्ट। देन उसके साथ आर्किटेक्ट के साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी होना ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद वो टीम में लीगल भी होने चाहिए जो लीगैलिटी को देखे, क्योंकि विदाउट लीगैलिटी यू कैन नॉट इवन पुट अ सिंगल स्टेप फॉरवर्ड। उसके बाद जो अपनी फाइनेंशियल टीम है, डेवलपर्स के जो फाइनेंशियल्स क्राइटेरिया है वो चेक करे। तो ये ऑल दिस कंपोनेंट्स मेक अ प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। सो दिस इज़ द वे, और वो आपको देखने का है। और उसका जब आप प्रोफाइल लेंगे, वो फ़ी क्या कोट करता है दैट इज़ सेकंड इशू। फर्स्ट आप उनका प्रोफाइल देखो कि उनमें आर्किटेक्ट है क्या, स्ट्रक्चरल इंजीनियर है क्या, सीए है क्या, लीगल टीम है क्या, उसके बाद उन्होंने किधर किधर काम किया है, जो जहाँ पे काम किया है उनके पास से आप उनका थोड़ा सा देख सकते हैं। और जनरली आजकल हर एक सोसाइटी मेंबर्स के पास वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी आ गई है कि किसी भी टीम को जज करने की, क्योंकि आज हम लोग बहुत से एजुकेशन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, बहुत सी जानकारी लेते हैं। तो आप जानकारी लेके कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को सिलेक्ट करके आपका पूरा रीडेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक का कंप्लीट कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट स्टेप होगा, जब पीएमसी आएगा तो आपके डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि सोसाइटी तो सोचती है कि हमें रीडेवलपमेंट में जाने का है, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रहते हैं। उनके एग्जिस्टिंग मीन्स एकदम बेसिक चीज़ है कि अप्रूव्ड प्लान, जो अभी जो बिल्डिंग में रह रहे हैं उस बिल्डिंग के अप्रूव्ड प्लान की कॉपी भी नहीं उनके पास रहती है कि अपना बिल्डिंग का प्लान कैसा है, प्लॉट एरिया कितना है, प्रॉपर्टी कार्ड कैसा है, प्रॉपर्टी कार्ड में जो एरिया दिखाया है वो अपना एक्चुअल प्लॉट से मैच होता है नहीं होता है, आगे रोड का कुछ इफ़ेक्ट होने वाला है नहीं होने वाला है, ये सब चीज़ बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि बिल्डर का ऑफर इसके बेस के ऊपर ही रहता है। अगर कुछ भी चीज़ मिसिंग है तो वो प्रोक्योर करने के लिए बहुत टाइम जाता है, और फिर सोसाइटी सोचते हैं अरे इसमें तो बहुत टाइम गया, ये इतना टाइम नहीं होना चाहिए, और अननेसेसरी ये कन्फ्यूजन पैदा होता है। सो डॉक्यूमेंटेशन इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट प्रॉपर फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा कि आपके प्लॉट में कितना कंस्ट्रक्शन हो सकता है विद द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे सर ने कहा कि हम लोग 33(7) भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, 33(11) कर सकते हैं, 33(12) भी। ये 33 क्या है? एक्चुअली पूरी बिल्डिंग इंडस्ट्री जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं उसे DCPR 2034 कहते हैं, जो मुंबई के लिए अभी फाइनलाइज हो गया, मीन्स डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशनल रेगुलेशन 2034। उसके अलावा यही बाइबल है, यही उनका गीता है। इसके सिवा बिल्डिंग कोई भी अपने मुंबई में बनाता है तो उसके सिवा कुछ भी मायने नहीं रखता है। DCPR 2034 उसमें अलग अलग रेगुलेशंस है, जिसमें कि आपका प्लॉट 4000 स्क्वायर मीटर से बड़ा रहेगा तो उसके लिए कौन सा रेगुलेशंस है, आपको प्रीमियम किस में भरने का है उसके लिए रेगुलेशंस है, आपको FSI कैसे मिलेगी, मीन्स पूरा का पूरा जो है आपके प्लॉट के ऊपर FSI कितना मिलता है उसके लिए रेगुलेशन 30 ये नॉर्मल रेगुलेशन है एज पर द रोड विड्थ। उसके बाद में एडिशनल FSI कोई सोसाइटीज़ को मिलता है। जैसे म्हाडा की बिल्डिंग रहेगी, बहुत सी सोसाइटीज़ को लगता है कि अरे ये तो म्हाडा के सोसाइटी 180 स्क्वायर फीट में रह रहे हैं, उनको तो 500 550 का एरिया मिल गया, और हमारी तो प्राइवेट सोसाइटी है, हमारा 300 एरिया होके भी हम लोग 350 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये ऐसा फ़र्क क्यों है? क्योंकि अलग अलग रेगुलेशंस में अलग अलग FSI दिया है, जिसके वजह से हमारे प्लॉट में हम लोग जितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उतना शायद हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वी फेस द सर्टन रेस्ट्रिक्शंस बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस। तो ये सब आपको अच्छी तरह से आपका काउंसिल करने के लिए आपके पास अच्छा PMC जिसमें अच्छा आर्किटेक्ट हो, जो आपको बता सके कि ये फैक्ट्स है,
विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। कभी कभी सोसाइटी को मालूम नहीं पड़ता कि ये अपने प्लॉट में इतना भी एफएस है, हम लोग जैसे मैंने पहले बताया कि इतना नहीं बन सकता है, छोटा ही बन सकता है। तो कभी कभी सोसाइटी मेंबर्स को मालूम नहीं रहता है, अरे अपने यहाँ तो 1000 स्क्वायर फीट से हम लोग 5000 स्क्वायर फीट तक भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें निगेटिव बातें भी होती है। ऐसा नहीं कि 1000 से हम लोग जब 5000 जाते हैं तो उसमें सभी पॉजिटिव बातें रहती है, तो सम निगेटिव बातों को भी हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और ये देखना ज़रूरी रहता है हमेशा कि पॉजिटिव बातें निगेटिव बातें से अगर ज़्यादा है अपने प्रोजेक्ट में, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि वो रेगुलेशन अगर हम लोग अडॉप्ट करें तो फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन इट कुड बी वेरी, बिकॉज जो हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे कम से कम 50 साल तो खड़ी होनी चाहिए, तो मीन्स अपनी नेक्स्ट 2 जनरेशन्स उसमें रहने चाहिए। तो वो हिसाब से आज हमें सोचना है, और डेफिनेटली अगर हम लोगों की ये सोच रहेगी और हम लोग अच्छा पीएमसी सिलेक्ट करेंगे तो वी विल डेफिनेटली अच्छी तरह से रीडेवलपमेंट कर पाएंगे। दैट्स ऑल, वेरी शॉर्ट आई वांट टू से। थैंक यू।